नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी का कंपटीशन फैक्टर पर स्वागत करता हूं। तो साइंस की अगली क्लास में आज फोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जो गति से संबंधित है। न्यूटन की गति का नियम। न्यूटन की गति से संबंधित न्यूटन के पहले भी कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जैसे कि अरस्तु ने अपने विचार व्यक्त किए। अरस्तु देखिए, ये ग्रीक के एक विचारक थे, ग्रीक के, और इन्होंने कहा कि अगर किसी पिंड को उसी अवस्था में बनाए रखा जाए तो किसी भी पिंड को उसी अवस्था में बनाए रखने के लिए कोई बाह्य बल अवश्य चाहिए। जैसे कोई एक वस्तु है, ये वस्तु अगर गति कर रही है, अगर आप चाहते हो कि ये वस्तु लगातार गति ही करती रहे तो इस पर आपको लगातार बीच बीच में बल लगाना पड़ेगा, बल की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप बल नहीं लगाते हो तो वह वस्तु रुक जाएगी। अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रखने के लिए भी इस पर बल लगा रहना चाहिए, तभी ये विराम में रहेगा। तो इनका कहना था कि जो भाई जिस अवस्था में है उसी अवस्था में उस पर बल लगाने के लिए उसको बल चाहिए ही चाहिए उस अवस्था में बनाए रखने के लिए। लेकिन ये मान्यता बहुत दिनों तक नहीं चल सकी। बाद में एक वैज्ञानिक आते हैं गैलीलियो साहब ने बताया कि भाई ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली होता यह है कि अगर कोई वस्तु क्या है कि गति कर रही है, मान लेते हैं कि ये वस्तु गति कर रही है, तो भाई ये वस्तु गति कर रही है तो ये लगातार गति करती रहेगी, क्योंकि वस्तुओं का नेचर होता है कि जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में बना रहे, बस बशर्ते ये कि उस पर बाहर से कोई बल ना लगे। ये नहीं कि बल लगा के गति में लाया जाएगा बनाने के रखने के लिए, भाई बाहर से कोई बल ना लगने पाए। अगर बल नहीं लगता है तो ये हमेशा उसी अवस्था में बनी रहेगी। तो इसके लिए उन्होंने कुछ प्रयोग किए, जैसे कि उन्होंने कुछ आनत तल लिए हैं, 2 आनत तल इस तरह से लिए, एक आनत तल ये लिए और एक आनत तल इन्होंने इसी तरह का एक ऐसे लिए, 2 आनत तल लिए। और कहे कि अगर हम यहाँ से अगर इस आनत तल से कोई वस्तु को अगर यहाँ से लुढ़काते हैं, छोड़ते हैं, तो ये क्या आता है, लुढ़कते 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 इधर आएगा, फिर ये लुढ़कते लुढ़कते इधर ऊपर की ओर जाएगा। जितनी ऊंचाई से इसको हमने छोड़ा है ये लगभग उतनी ऊंचाई तक जाएगा ही जाएगा। तो ये अगर मान लीजिए इसी आनत तल को थोड़ा सा झुका देते हैं, इस आनत तल को अगर थोड़ा सा झुका देते हैं, तब उन्होंने बताया कि जो भी वस्तु होगी ये लुढ़कते लुढ़कते नीचे की ओर आएगी और इस पर क्या होगा, आपकी बात ज़्यादा दूरी तक जाएगी और यहाँ पर क्या होगा कि ये ऊंचाई वही पाएगी लेकिन दूरी ज़्यादा तय करेगी, क्योंकि ये जो सतह ली गई है बिल्कुल चिकनी सतह ली गई है, इसमें खुरदरापन बिल्कुल नहीं है। फिर तीसरी कंडीशन में अरस्तु ने क्या किया, एक तरफ के झुकाव को रहने दिया, दूसरी तरफ के आनत तल को क्या किया, पूरी तरह से समतल कर दिया। कहा कि अब अगर यहाँ से कोई गेंद लुढ़कते हुए आती है, यहाँ से कोई गेंद लुढ़कते हुए आती है, तो जब ये एक समतल सतह पाएगी तो ये लगातार आगे की ओर बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि वस्तुओं का नेचर ही होता है उसे अपनी अवस्था में विद्यमान रहना। लेकिन ये एक समय के बाद धीरे धीरे जाके रुक जाएगी। ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पर क्या होता है, जिस सतह पर ये गति करता है वो सतह इस वस्तु पर विपरीत दिशा में, गति आगे की हो रही है तो इसके विपरीत दिशा में एक बल लगाती है जिसे घर्षण बल कहते हैं। और घर्षण बल के कारण वस्तुएं क्या करती हैं, एक समय के बाद धीरे धीरे रुक जाती हैं। ये नहीं है कि उसी अवस्था में बनाए रखने के लिए हमको बल लगाना पड़ेगा। भाई अगर एकदम एक घर्षणहीन सतह ले लो, ऐसी सतह ले लो जो पूरी तरह से चिकनी सतह हो, एकदम घर्षणहीन, तब इस पर अगर किसी वस्तु को धनगा दोगे ना तो भाई साहब ये लगातार ये हमेशा के लिए गति ही करती रहेगी। ये आदर्श रूप होता है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता। सतह है तो कोई ना कोई घर्षण वहाँ पे लगता ही लगता है। तो यही जो घर्षण लगता है यही तो बाह्य बल हो जाता है जो उसको रोकने का काम करता है, अन्यथा तो वस्तु रुके ही ना। जैसे बर्फ की चट्टानों पर क्या होता है, कोई अगर बर्फ का टुकड़ा फिसलता है तो मैं बहुत
बहुत दूरी तक गति करते चला जाता है, क्योंकि वहां पर घर्षण जो होता है, फ्रिक्शन जो होता है, जीरो होता है, लगभग ना के बराबर रहता है। तो ऐसी स्थिति में गति बहुत लंबी हो जाती है। तो जो अरस्तु ने कहा कि भाई गति बनाए रखने के लिए और बल लगाना पड़ेगा, नहीं, बल नहीं लगाना पड़ेगा, आप उस घर्षण को शून्य कर दो। घर्षण जो इसके विपरीत दिशा में, गति के विपरीत दिशा में जो घर्षण लगता है, इस घर्षण को आप जीरो कर दो। उसके बाद देखो ये खुद ही लगातार गति करता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितना इधर आगे की ओर बल लग रहा है, जा रही है लगातार, अगर ये पीछे घर्षण जीरो कर दो तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है, तो ये आगे बढ़ती रहेगी। तो ये गैलीलियो ने अपने प्रयोग में ये साबित किया, और इसी गैलीलियो की विचारधारा के माध्यम से न्यूटन को बहुत मदद मिली। और न्यूटन आगे चल के इन्होंने जब 1686 में एक किताब लिखे थे द प्रिंसिपिया, तो उसमें गति से संबंधित कुल 3 नियम प्रतिपादित किए थे। यही गैलीलियो का नियम जड़त्व का नियम बना था। गैलीलियो ने जो बताया था यही जड़त्व का नियम बना था। तो आगे अभी हम जड़त्व देखेंगे क्या होता है, इससे पहले हम बल देखते हैं कि बल होता क्या है। तो भाई बल कहा जाता है कि एक प्रकार का धक्का या खिंचाव होता है। हम किसी भी वस्तु पर धक्का लगाकर, जैसे कि ये वस्तु, इस पे हम धक्का लगाकर यहाँ से इस पे फोर्स लगा के आगे की ओर खिसका सकते हैं, इसकी स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। या कोई हमारे पास एक वस्तु है, हम इस पे इस तरह से पहिया लगा हुआ है, तो हम इसको आगे की ओर खींच कर आगे की ओर ले जा सकते हैं, इसकी स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। तो कहते हैं कि बल एक प्रकार का धक्का व खिंचाव होता है जो वस्तु की स्थिति में या तो चेंजेस कर देता है, परिवर्तन कर देता है, या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह हुआ बल एक बाह्य कारक होता है, क्योंकि बाहर से लगाना पड़ता है, एक्सटर्नल फैक्टर होता है। बल एक बाह्य कारक होता है, और इस बाह्य कारक के माध्यम से हम किसी वस्तु की पोजीशन को, उसकी जगह को बदलने का काम करते हैं, या उसकी स्थिति को बदल देते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक गेंद है, हम इधर से भी बल लगाएं, इधर से भी बल लगाएं, और बल लगा देते हैं, तो क्या होता है, एक समय के बाद इसकी स्थिति में क्या होता है, बदलाव देखने को मिलता है। कोई दीवार है, इस दीवार पर हम लगातार धक्का लगाते हैं, बाहर से बल लगाते हैं, एक व्यक्ति है ये बल लगा रहा है इस पर, तो ये दीवार इस तरह से गिर गई, तो यानी वस्तु की स्थिति में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो बल के द्वारा हम करते क्या हैं, बल के द्वारा हम कोई वस्तु अगर विराम में है तो हम बल लगा दें। जैसे फुटबॉल है, रखा हुआ है, अगर हम उस पर बल लगा दें, फुटबॉल है यहाँ पर और ये रखा हुआ, अगर हम इस पे बल लगा दें, एक लात मार दें, तो ये क्या होगा, गति में आ जाएगा। तो विराम से गति में ला सकते हैं, और गति से किसी को विराम में ला सकते हैं, दोनों स्थिति हो सकती है। बल लगाकर हम दिशा बदल सकते हैं। एक व्यक्ति क्या होता है, क्रिकेट खेलता रहता है, दूसरा व्यक्ति क्या होता है, बॉलिंग करता है, तो जब गेंद फेंकता है तो गेंद यहाँ से ऐसे भागती है, तो इसने क्या किया, बल्ले से प्रहार करता है, तो ये गेंद की दिशा बदल जाती है। तो हम गेंद की दिशा बदल देते हैं बल लगाकर हम किसी वस्तु का आकार बदल सकते हैं। तो ये तमाम चीजें बल के माध्यम से संभव हैं। बल देखिए 2 प्रकार का होता है, एक होता है संतुलित बल, एक होता है असंतुलित बल। संतुलित बल और एक होता है असंतुलित। जैसे मान लीजिए एक रस्सी वाला खेल होता है, कुछ बच्चे इधर रस्सी खींच रहे हैं, कुछ बच्चे इधर रस्सी खींच रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अगर इधर खींचने वालों का बल 10 न्यूटन है और इस दिशा में खींचने वालों का भी बल 10 न्यूटन है, तो ऐसी स्थिति में रस्सी में थोड़ा आकार तो बदलेगा, तनाव उत्पन्न होगा, यानी थोड़ा आकार बदलेगा, लेकिन इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि इस दिशा में और इस दिशा में, दोनों दिशा में जो बल लग रहा है वो दोनों दिशा में बराबर बल लग रहा है। तो ऐसे में जो परिणामी प्रभाव होगा, बल का परिणामी जो प्रभाव होगा
वह होगा 0, वह क्या होगा 0। यानी कि अगर यहाँ पर F1 और F2 दो बल लग रहे हैं, यहाँ पर F3 और F4 इस तरह से दो बल लग रहे हैं, तो F1 प्लस F2 बराबर F3 प्लस F4, यानी कि दोनों तरफ के बल क्या हैं, बराबर लग रहे हैं। तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे और शून्य हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कोई भी प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा, इसे संतुलित बल कहते हैं। हम किसी मेज पर या कुर्सी पर ऐसे आराम से बैठे हुए हैं और ये गिरते भी नहीं हैं, इसका मतलब है कि हम जितना इधर बल लगा रहे हैं नीचे की ओर, उतना ये हमारे पर उतना ही बल ऊपर की ओर लगा रहा है, जिससे हम संतुलित रूप से बैठे हुए हैं। तो ये होता है संतुलित बल। असंतुलित बल वह होता है जहाँ पर परिवर्तन दिख जाए, बल लगा और परिवर्तन दिख गया। जैसे आपने किसी लकड़ी के टुकड़े पर एक मुक्का तेजी से प्रहार किया और ये क्या हुआ, खड़ाक से टूट गया। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने जब इस पे मारा तो ये उतना बल हमारे हाथ पे नहीं लगा पाया, तो संतुलन नहीं बन पाया, हमारा बल ज्यादा हो गया और ये टूट गया। तो ये होता है असंतुलित बल, जहाँ पर परिणामी प्रभाव यानी कि कुल बलों का योग शून्य ना हो, कुल बलों का परिणाम जो हो, परिणाम वह 0 ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है असंतुलित बल। जैसे इंजन क्या करता है, गाड़ियों को बल लगा के आगे की ओर खींचता है, तो यहाँ पर एक बल का प्रभाव उत्पन्न होता है। यही असंतुलित बल के कारण ही वस्तुओं में गति होती है, यही व्यवहार में संभव होता है, यही परिवर्तन का कारण होता है। बराबर बराबर बल लगेगा दोनों तरफ से तो परिवर्तन कहाँ होगा। न्यूटन ने इसी बल को लेकर जो गैलीलियो ने नियम दिया था उसको आधार बनाकर इन्होंने क्या किया, एक किताब लिखा 1686 में, और इस किताब का नाम है दी प्रिंसिपिया। न्यूटन ने एक किताब लिखा 1686 में जिसका नाम है दी प्रिंसिपिया, और दी प्रिंसिपिया में इन्होंने गति का जिक्र किया और गति का कारण बताया कि भाई 3 तरीके हैं, 3 नियम हैं, गति से संबंधित 3 नियम हैं इन्होंने दिए कि गति किस तरह से होती है। तो अब देखिए, जो पहला नियम इन्होंने दिया था, जो फर्स्ट लॉ इन्होंने दिया था, फर्स्ट लॉ इन्होंने कहा कि भैया, जैसे अरस्तु ने कहा, उसके बाद गैलीलियो ने कहा कि अगर कोई वस्तु है वह गति कर रही है, लगातार गति कर रही है, तो यह वस्तु गति ही करती रहेगी, इसका स्वभाव है। पहला नियम यही है कि किसी भी वस्तु का स्वभाव होता है उसी अवस्था में बने रहना, सेम पोजीशन। अगर गति में है तो गति में बने रहना चाहेगी, और अगर विराम में है तो विराम में बने रहना चाहेगी। ये इनका प्रथम नियम है। इसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। जो प्रथम नियम होता है ये जड़त्व का नियम होता है, क्योंकि जड़त्व क्या है, इनर्शिया, ये किसी वस्तु का गुण होता है। समझिए, जड़त्व कोई चीज नहीं है, जड़त्व किसी वस्तु का गुण है। गुण का मतलब है ये परिवर्तन का विरोध करता है, ये परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे भाई साहब, हम साइकिल लेके जा रहे हैं, हम साइकिल लेके जा रहे हैं, ये मान लीजिए हमारी साइकिल है, ठीक है, ये हमारी साइकिल है, और हम यहाँ पर बैठ के आराम से बैठ के साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं। अब लगातार हम साइकिल से जा रहे हैं तो हम क्या हैं, गति में हैं, हम तो गति में हैं भाई। अब अचानक से हम ब्रेक मारेंगे, ब्रेक लगाएंगे साइकिल को रोकने के लिए, तब भी क्या होता है, साइकिल थोड़ी दूर आगे की ओर बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक जड़त्व काम कर रहा है जो उसको उसी अवस्था में बनाए रखना चाहता है। यानी साइकिल जब गति में थी तो वो जड़त्व उसको गति में ही रखना चाहता है। अब हम जब ब्रेक मारते हैं तो क्या होता है कि हम उसमें परिवर्तन करते हैं,
हम वो गति को रोकने का प्रयास करते हैं तो जड़त्व उसी परिवर्तन का विरोध करता है और कुछ दूर आगे लेकर चला जाता है। हम रोकने का कोशिश करते हैं लेकिन जड़त्व जो है उसको गति में लिया हुआ है तो हमारे रोकने का वो विरोध करता है और कुछ दूर लेकर चला जाता है आगे की ओर। तो ये होता है प्रथम नियम। तो हम क्या करते हैं, कोई वस्तु अगर गति में है तो गति में ही रहना चाहती है, और अगर कोई वस्तु विराम में है तो रुकी ही रहना चाहती है। तब तक ये होगा जब तक कि कोई बल नहीं लगेगा। तो ये क्या होता है, एक प्रकार का प्रथम नियम गुण को गुणात्मक नियम है, क्योंकि ये बल के गुण को बताता है कि भैया अगर कोई वस्तु गति में है तो उसको रोकने के लिए बल लगाना पड़ेगा, अगर कोई वस्तु विराम में है तो उसको चलाने के लिए बल लगाना पड़ेगा, नहीं तो उसी अवस्था में बनी रहती है। यही तो प्रथम नियम है कि जो जिस अवस्था में उसमें बना रहेगा तो बल लगाना पड़ेगा। तो ये बल के गुण को बताता है कि बल लगाकर ही हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, जड़त्व का विरोध करते हैं। तो जड़त्व क्या है, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जो उस वस्तु में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। यानी गति कर रही है, हम क्या कर रहे हैं, रोकने का काम कर रहे हैं, तो जड़त्व उसको आगे ही ले जाएगा, आपका विरोध करेगा। जड़त्व मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक होता है गति का जड़त्व। देखिए गति का जड़त्व, गति के जड़त्व में यही बताया ना कि जैसे साइकिल है आगे जा रही है, हम इस पर क्या करेंगे, बल लगाएंगे रोकने के लिए, तो इसका एक जड़त्व है जो अब इसको गति में ले रखा है, इसको गति पकड़ा चुका है। हम रोकने का काम करेंगे लेकिन वो फिर भी इसको कुछ दूर तक आगे ले जाएगा। यही है गति का जड़त्व, जो उसे गति में ही बनाए रखना चाहता है। हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, बस चल रही है, लगातार बस चल रही, अचानक से बस वाला ब्रेक लिया, तो हम होता क्या है कि हमारा बॉडी जो यहाँ पर है, अब गाड़ी आगे निकल आई तो हमारा बॉडी इस तरह से पीछे की ओर झुक जाता है, क्योंकि जब बस ने अचानक से ब्रेक मारा तो पैर तो बस पर है, तो पैर तो बस के साथ रुक गया, लेकिन पूरी बॉडी गति में है, तो वह क्या होगा, हवा में ही आगे की ओर बढ़ जाएगी। तो ये पीछे नहीं आएगा, बल्कि ब्रेक अचानक से मारने पर हमारा बॉडी आगे की ओर गिर पड़ते हैं। तो ये होता है गति का जड़त्व, जो हम लगातार आगे ही बढ़ना चाहते हैं। इसी तरह से होता है विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व का मतलब कि बस रुका हुआ है, ठीक है, इसमें आप खड़े हुए हो, अचानक से इसने लिया गियर और अचानक से गाड़ी आगे बढ़ी। अब जब आगे बढ़ी तो हम तो इस वाली पोजीशन में रुके हुए हैं ना, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ी तो हमारा पैर भी आगे बढ़ा, तो पैर आगे बढ़ा, गाड़ी इधर बढ़ गई आगे और हमारा शरीर इधर पीछे रह गया, क्योंकि विराम का एक जड़त्व है जो हमको रोके रखने का काम करता है, क्योंकि जड़त्व उसी अवस्था में बनाए रखता है। तो ये होता है विराम का जड़त्व, ठीक है। जैसे क्या होता है, कंबल वगैरह ले लो, बहुत दिन से धूल उसमें जमी पड़ी हुई है, विराम में है। अब 2 लोग इधर खड़े हो जाओ, इधर और इधर, अब कंबल को खूब तेजी से झटको। जब कंबल को आप झटकते हो तेजी से, तो आप कंबल को तो गति में लाते हो, क्योंकि कंबल पकड़ के चारों कोनों पर कंबल पकड़ के आप इसको फटकार लगाते हो, इसमें आप तेजी से झटका देते हो, तो कंबल में तो गति उत्पन्न हो जाती है ऊपर नीचे, लेकिन कण अपनी जगह रुके रहने चाहते हैं, इसलिए कंबल ऊपर नीचे होता है और ये धूल के कण उसी जगह रहने चाहते हैं और इस तरह से दोनों अलग हो जाते हैं, ठीक। जैसे आप पेड़ की डालियों पर ले लो, यहाँ पर कोई मान लेते हैं आम है, ठीक है, आम फरा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, डाली पर झटका देते हैं, एक डंडे से डाली पे झटका दे। अभी तो ये विराम में है, पेड़ विराम में है, डाली विराम में है, आम विराम में है। हम इस पे तेजी से जब झटका देते हैं तो क्या होता है कि डाली में तो गति आ जाती है, लेकिन आम क्या होता है, विराम में ही रुका रहना चाहता है। तो ये अपनी पोजीशन पे आम रहना चाहता है और डाली में गति आ जाती है, तो इस तरह से इस पॉइंट पे तेजी से एक बल लगता है, क्योंकि ये उसी पोजीशन में रहना चाहता है और डाली गति करने लगी, तो यहाँ पर ये क्या होता है, टूट के अलग हो जाता है।
तो ये विराम का जड़त्व के कुछ उदाहरण है जो हमने देखा। एक तीसरा जड़त्व होता है जिसे दिशा का जड़त्व कहते हैं। जैसे आप जाते रहते हो, बस वाला जा रहा है, ये सड़क है, जा रही है, अचानक से सड़क पे टर्न आता है, आप यहाँ पर खड़े हुए हो, यहाँ पर गाड़ी आ गई, अब ये टर्न लेगी गाड़ी इधर, जब इधर तेजी के साथ टर्न लेगी तो हमारा शरीर इधर की ओर झुक जाता है, क्योंकि हम जिस दिशा को एक बार प्राप्त कर लेते हैं, हमारा जड़त्व तो दिशा वाला जड़ तो हमको उसी दिशा में बनाए रखता है। लेकिन अब गाड़ी वाला इधर टर्न लिया बाएं अगर, तो हमारा शरीर क्या होता है, दाएं की ओर झुक जाता है, क्योंकि वो उसी दिशा में बनाए रखना चाहता है। तो ये होता है दिशा का जड़त्व। तो अभी हम लोग न्यूटन की गति से संबंधित और नियम देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।